स्वस्थ जीवन के दर्शकों को अश्विनी कुमार का नमस्कार। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा दिल से जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यशपाल। नमस्कार जी। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो बदलता मौसम है उसमें जिसमें पहले से ही हृदय रोग मालूम हो चुका है, उन्हें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन पेशेंट को पता है कि जो नॉन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें आजकल पोस्ट कोविड एरा और जैसे कि आजकल सर्दियां शुरू हो रही हैं जी। इसमें अपने बीमारी का, अपने लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हैं वो एक्स्ट्रा ड्यू प्रिकॉशन ड्यूरिंग विंटर लें, क्योंकि विंटर में ये देखा गया है कि अराउंड 10-15 to 30% जो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और इनके बढ़ने से एक तो फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ती है हार्ट फेलियर पेशेंट को, कुछ की मोर्टेलिटी भी हो जाती है, या फिर जो कि जिनको पहले हार्ट अटैक हुआ होता है उनको दोबारा एंजाइना शुरू हो सकती है, चाहे उनकी एंजियोप्लास्टी हुई हो, चाहे उनकी बाईपास सर्जरी हुई हो। तो इन दिनों एक बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विंटर एक हार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालती है। जैसा कि कोल्ड टेम्परेचर है, इससे हमारे स्किन के वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो उससे एक पेरिफेरल लोड जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो हार्ट को एक्स्ट्रा काम करने से जो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाते हैं और ब्लड सप्लाई हार्ट को थोड़ी कम होने के चांसेस होते हैं। तो इन दिनों एक तो सर्दी से पूरा बचना चाहिए, ताकि आपके जो क्लोथ्स हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, कभी भी हार्ट वाले पेशेंट ये ना लें कि ऐसे बिना कपड़े डाले बाहर निकल जाएं, उनको ठंड लग जाए या उनको कोई और इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, या फिर और किसी प्रॉब्लम में फंस के उनको हॉस्पिटल में विंटर बिताना पड़े। जी। और डॉक्टर यशपाल, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर सर्दी के दौरान उस तरह के लक्षण मरीज़ों में दिखें, दिल के जो मरीज़ हैं उनमें अगर दिखें, तो क्या किया जा सकता है? जैसा कि अगर सर्दियों में कोई भी सिम्टम पहचान में आते हैं कि एक्स्ट्रा फटीग होती है जी। या कोई ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है, हाँ जी। या कोई एटिपिकल इवन चेस्ट पेन होती है, कार्डिक पेशेंट के लिए ये ना सोचो कि जरूरी टिपिकल चेस्ट पेन होगी तब होगी, समटाइम इनमें एटिपिकल चेस्ट पेन भी होती है। तो वो हमेशा इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पास सलाह ले लेनी चाहिए। अदरवाइज़ कभी भी कोई भी सिम्टम इग्नोर ना करें। जैसे कि चलने में कोई पहले 4-5 किलोमीटर चल रहा था, अगर उसकी फंक्शनल कैपेसिटी कम होकर 2 किलोमीटर पे आ गई, तब भी उसको एकदम सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों हुआ। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर चल लेते हैं तब सोचें। बेसिकली आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंज आई है उसको देखना चाहिए। कईयों को रात को सांस चढ़ जाता है, एकदम उठ के बैठना पड़ जाता है, या फिर डिजीनेस, सिनकोप, मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो कईयों को हिस्ट्री ऑफ फॉल भी हो जाती है। तो ये काफ़ी सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें, कोई भी सिम्टम जिसमें से आए तो एकदम डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कभी भी किसी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। डॉक्टर यशपाल, दूरदर्शन चंडीगढ़ की टीम ने बाहर स्टूडियो से जाकर कुछ लोगों से बात की, और वो क्या हृदय रोग के बारे में जानना चाहते हैं या उन्हें क्या समस्याएं हैं, आइए सुनते हैं उन सब लोगों के विचार। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस वगैरह फूलती है, नॉर्मल सीढ़ियों में तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा समस्या हिल स्टेशन पे मुझे ज़्यादा फेस करने को मिली, देखने को मिली। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये हृदय से संबंधित बीमारी है, हार्ट बीट से इसका कुछ लेना देना है? अगर है तो उसका क्या उपाय है? डॉक्टर साहब, मुझे नींद और थकान बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा सोने का मन करता है, और मेरी बाईं तरफ बाजू में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, और कभी कभी हार्ट में ऐसा लगता है कि मुझे सुइयां सी चुभ रही हैं। क्या इसके लिए मुझे डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब, अचानक मेरे थकावट होती है, जब पोडियम चढ़ते सांस फूलती है, इसका रीज़न क्या है? हम कभी भी चलते हैं तो हमारी थकावट होती है, बॉडी पेन होता है, थक जाते हैं, या पौड़ी चढ़ने सांस फूलता है, अस्थमा की दिक्कत होती है, इसे क्या दिक्कत है? हार्ट की दिक्कत तो नहीं हो सकती है कोई? मेरे 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल है कि जब कोई बुज़ुर्ग आदमी जो सीढ़ियों पे चढ़ता है
तो उसे सांस की बड़ी दिक्कत आती है, सांस में थकान होती है। तो क्या ऐसे केस में जो हृदय की प्रॉब्लम है, जो हृदय रोग होता है, वो कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल प्ले करता है? ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਦਰਦ ਹੋਈ है। क्या इसका कारण बता सकते क्या हो सकता है? तो डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि नींद और थकान लगती है इन्हें, तो ये नींद और थकान या फिर बहुत अधिक थकान का क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक अगर उनमें पहले से चेंज एकदम आई है कि पहले उनको थकावट नहीं होती थी और अब आजकल थकावट होना शुरू हो गई है, तो ये एक हार्ट का लक्षण हो सकता है। जी। जैसे बताया कि पहले जैसे यहाँ नहीं होता, हिल स्टेशन में जाने में पैड़ियों में चढ़ने से सांस फूल जाता है। हाँ जी। तो अगर वो पहले हिल स्टेशन में जाते थे उनको कोई सांस नहीं चढ़ता था, अब वो जाने से उनको सांस चढ़ रहा है। हाँ जी। और एज भी बढ़ती है, तो उनको डेफिनेटली हार्ट का एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए। ऐसे पैनिक भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कई बार दूसरे रीज़न भी होते हैं, बट डेफिनेटली हार्ट का एग्जामिनेशन करवाने से जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। और साथ में जैसे कोई टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करता है, अपने ट्रेडमिल टेस्ट है, आगे इको टेस्ट है, या आपके ईसीजी में कोई चेंजेस है, जब आपको सांस चढ़ रहे हैं उस वक्त इस्कीमिया ईसीजी में आ रहा है तो आपको एंजियोग्राफी, और डिपेंड केस टू केस होता है। हाँ, नॉर्मल भी हो सकता है जी। कि ऐसा है कि कई बारी आप हिल्स में जाते हो, ऑक्सीजन की हिल्स में डेफिशिएंसी होती है, स्पेशली हाई अल्टीट्यूड में, तो वहाँ पे सांस चढ़ता ही आप लेह लद्दाख जाओ, नॉर्मल बंदे को भी सांस चढ़ जाता है, पर वहाँ एक्लिमेटाइजेशन करनी पड़ती है जी। तो ताकि आप एकदम ना बाहर निकल जाओ और एकदम हाई अल्टीट्यूड परमिडीमा या समथिंग ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। जी। डॉक्टर साहब, पीछे कोरोना काल से सारी ही दुनिया निकली है और उस दौरान बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ भी, तो कोविड के उपरांत कई बार सडन हार्ट अटैक की समस्या से दो चार होना पड़ा लोगों को, या फिर हार्ट की कमज़ोरी सामने आई, तो ये क्या बातें आपस में जुड़ी हुई हैं? देखो जी, कोविड ने मास पॉपुलेशन पे एक वायरल डिजीज़ कर दी। जी। वायरल डिजीज़ जब भी होती हैं तो हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं जी। ये एक बड़ा हमने देखा था बहुत पहले कि इन्फेक्शंस, जैसे ही विंटर में इन्फेक्शंस वायरल होते हैं उन दिनों हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। हाँ जी। तो बेसिकली उन दिनों हमने कार्डियोजेनिक शॉक पे एक रिसर्च की थी, तो उनके आर्टरी में बहुत बड़े बड़े क्लॉट निकलते थे जी। तो उन क्लॉट को बड़े हमने स्ट्रेटेजिकली उस पर रिसर्च की, और उसी रिसर्च पे हमने ये एक स्ट्रेटजी दी थी वर्ल्ड को कि कोविड में इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी के लिए पेशेंट को मत लेके जाओ। ओके। अगर शुरू में यूरोप, अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड इमीडिएटली कैथ लैब में पेशेंट ले गए, जिससे कि पेशेंट की मोर्टेलिटी भी बड़ी हो गई। हाँ जी। और साथ में पैरामेडिकल डॉक्टर्स, उनकी मोर्टेलिटी भी, पेशेंट की तो 22% मोर्टेलिटी थी। एक वेबिनार में जब हमने ये बताया कि नहीं, इस स्ट्रेटजी से चलो, इनको थ्रोम्बोलाइज करो, सारी इन्फेक्शन कंट्रोल करो, हेपरिन दो, एस्प्रिन, क्लोपिजरल दो, और बाद में लेटर ऑन एंजियोप्लास्टी करो जी। तो उसी से एक हफ्ते में 22% से 5% मोर्टेलिटी हो गई थी। तो जैसा कि ये कोविड एरा ही ऐसा है कि इसने सारे ब्लड को चेंज कर दिया। उस टाइम भी किसी को जिसमें सीवियर कोविड होता था उनमें एकदम क्लॉट बनते थे, और पोस्ट कोविड एरा भी जो आजकल सडन कार्डिक डेथ यंग में हो रही हैं, हाँ जी। जैसा कि वो एक किस्म की एक हाइपर कॉग्निटिव स्टेट परसिस्ट कर रही है। तो इसमें हमारा बड़ा डिबेट चला, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम रेडियो पे भी बताया था कि यंग जो लोग हैं, बहुत पहले भी, अभी हमारे ICM और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है कि यंग बंदे बहुता ओवर एग्जर्शन ना करें, हाँ जी। कि इनमें मोर्टेलिटी हो रही है। बेसिकली यंग एज वेल एज एल्डरली एज, इवन आई कैन से चिल्ड्रन ऑल्सो, जो जैसे कि बड़े तरीके से अपनी एक्टिविटी होनी चाहिए। इन दिनों स्ट्रेस फैक्टर नहीं होने चाहिए, अपने डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए, अपने फ्रूट, सब्जी, सैलड्स, नॉर्मल स्लीप, जैसा कि स्लीप डेप्रीवेशन से भी हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। हाँ जी। और कि अपनी रेगुलर वॉक करें, वेजिटेरियन फूड हमेशा अच्छा होता है। कभी भी जैसे कि विंटर में पोस्ट कोविड एरा में हैवी मील नहीं लेने चाहिए, और हाइड्रेशन अच्छी रखनी चाहिए। अभी जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ पायलट की सडन कार्डिक डेथ हो रही है। हाँ जी। तो हमारा ये डिबेट चल रहा है कि जैसा कि पोस्ट कोविड एरा में जो यंग है, पहले तो कहते थे 50 से 65 में एस्प्रिन दो लो डोज
तो हार्ट अटैक कम होते हैं। हाँ जी। तो आजकल हमारा ये है कि ये 40 से ही रादर ना, और या फिर जिनमें कोई रिस्क फैक्टर पहले ही है, अगर वो लो डोज एस्पिरिन लेना शुरू करते हैं तो ये सडन कार्डिक डेथ जो हो रही हैं ये कम हो जाएंगी। और ये मेरा पूरा ये है कि ये एस्पिरिन का जो माइनर पेप्टिक अल्सर या जीआई ब्लीड होते हैं वो कम होंगे और सडन कार्डिक डेथ और हार्ट अटैक कम हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा एक रेवोल्यूशन लाएगी। इस पे अभी चर्चाएं भी होंगी, बट कोई भी अगर किसी को ऐसी फैमिली हिस्ट्री या कोई रिस्क फैक्टर है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और ये डिस्कस कर लेनी चाहिए कि लो डोज एस्पिरिन का, और डॉक्टरों का थ्रेशोल्ड भी एस्पिरिन लो डोज देने के लिए लो होना चाहिए, ताकि जो भी रिस्क फैक्टर वाले हैं उनको एस्पिरिन दी जाए और सडन कार्डिक डेथ ना हो। इसकी प्रिवेंशन, जैसे आपने कहा, किसी की हिस्ट्री हो पहले से, अगर किसी को रोग हो या किसी और प्रकार से भी प्रिवेंशन की जा सकती है। इवन उनको कोई हार्ट की बीमारी ना भी हो जी, बट अगर उनमें रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है, डिसलिपिडीमिया है जी, या कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या कोई बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है, या लैक ऑफ एक्टिविटी है उन दिनों, हाँ जी, या फिर कोई ज़्यादा ओवरवेट है, बीएमआई, तो उनमें अगर लो डोज एस्पिरिन ली जाए तो वो हार्ट के लिए बड़ी प्रिवेंटिव है। और सेकेंडली उसके साथ अपना कुछ कैंसर को भी ये कम करती है एस्पिरिन का। बेसिकली एक हमेशा इसको लो, खाने के बाद लो। दूसरा, अपना डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लो, हाँ जी, तो अपने आप कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। पर ये जो आ रही हैं कि कुछ गड़बड़ करते करते डेथ हो गई, कुछ पायलट्स की, कोई डॉक्टर्स की, कोई सिंगर की गाते गाते, हाँ जी, तो ये डेथ सडन हो रही है। ये पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहे। हाँ जी, रादर की पहले जो होता था एकदम हॉस्पिटल तक पहुंच जाते थे। इन पेशेंट में इतना मैसिव थ्रोम्बस बन रहा है जी, तो इमीडिएटली अटैक हो रहा है। तो वो एक गुड हाइड्रेशन, गुड लाइफस्टाइल एंड जो हाई रिस्क फैक्टर है और अदरवाइज उनमें लो डोज एस्पिरिन प्लस स्टैटिन, अगर आपके लिपिड प्रोफाइल भी अबनॉर्मल है, जी। तो ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा बून प्रूव होगी जो कि सडन कार्डिक डेथ के लिए। डॉक्टर साहब, ये चर्चा जारी रखेंगे। हमारी आगे की जो चर्चा है उससे पहले हम कुछ जो दर्शक हैं उनके विचार और जान लेते हैं दिल के बारे में जो उन्होंने कहे। जैसे जो हमारे हार्ट के पीछे का बिल्कुल बैक साइड पे जो हिस्सा है, यहाँ पे उनको दर्द महसूस होता है। और जो है उनको जैसे कई बार जैसे वो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो वो किचन में गए हैं, थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने कोई काम किया तो उनको लगता है कि जैसे मुझे चक्कर आएगा, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, और शायद वो एकदम से जैसे लगता है उनको कि हाँ, अनकॉन्शियस तो नहीं होते लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ महसूस होती है कि वो थकान सी, या मतलब कि शरीर टूटा हुआ और उनका सिर भारी भारी सा, तो इस तरीके से उनको लगता है कि शायद, हालांकि उनकी हमने ये रिपोर्ट भी करवाई है कि उनकी जो ईसीजी है वो बिल्कुल सही आई है। हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाया तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको हार्ट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको फिर भी यहाँ बैक साइड में थोड़ा सा दर्द होता है, हार्ट के बिल्कुल बैक साइड में। तो उनमें उनके मन का वहम लगा लीजिए क्या है, तो आप ये देख लीजिए प्लीज़, ये क्या हो सकता है सर। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनका कॉम्प्लेक्शन हृदय रोग को लेकर ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आई मीन टॉकिंग अबाउट द हार्ट डिजीज़, जो बीपी और इनके साथ के ऐसे इश्यूज़ को सफ़र कर रहे हैं, क्या उनको ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट ओरिएंटेड एलिमेंट्स होने के? तो डॉक्टर साहब, ये जो दर्शक बोल रहे हैं कि एक तो कहा कि डायबिटीज़ या फिर और कोई बीपी की बीमारी है तो क्या चांसेस रहते हैं, और ये जो पीठ की दर्द में कि दर्द जो दिल की ओर जाता है, चाहे वो हाथ की ओर से जाता हो, बाजू की ओर से जाता हो, तो वो कौन सा एक डेंजर साइन होता है जहाँ पे आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए? पहले जैसा कि डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जी। डायबिटीज़ को हार्ट की एज़ कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन 2 to 3 टाइम्स हाँ जी, हार्ट अटैक की इंसिडेंस प्लस हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। इनफैक्ट हर डायबिटिक को अपना कार्डिक एग्जामिनेशन जरूर करा लेना चाहिए। मैंने अभी देखा कि इंटरनेशनल डायबिटिक डे था, इसमें बड़ी चर्चाएं आई कि फंडस चेक करना है, ये कराना, अपना दूसरा देखो, हार्ट पे आया ही नहीं। अच्छा। हार्ट बेसिकली जो हार्ट है ये समहाउ, मैंने थोड़ा ट्रेंड भी देखा कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं इनका कार्डिक एग्जामिनेशन नहीं होता,
कई बार हम ओपीडी में देखते हैं 15-15 साल के डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब हमारे पास आते हैं कि कभी कार्डियक एग्जामिनेशन करवाया तो कहते हैं कि हुआ ही नहीं। तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि डायबिटीज़ जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, इनकी वैल्यूएशन ही नहीं हुई। तो डायबिटीज़ को डायरेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपना हार्ट एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए, बड़ा क्योंकि कंपल्सरी है। कंपल्सरी है जी। तो इससे और सेकेंडली फिर उसको डायबिटीज़ की भी ट्रीटमेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से लेते रहना चाहिए। जी, जी, जी। बट अगर कोई मिस की हुई डायबिटीज़ में, क्योंकि डायबिटीज़ में पेन भी नहीं होती चेस्ट में, कोई सीधे अटैक होता है, अच्छा। साइलेंट एमआई होते हैं, जी, जी, जी। हार्ट फेलियर, रिकरेंट इस्कीमिया से हार्ट फेलियर होते हैं जिसको डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, हाँ जी। और डिफ्यूज कॉर्निया आर्टरी डिजीज होती हैं, स्मॉल कॉर्नरी होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक में होती हैं। जी। तो एक तो डायबिटिक का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ड्रग से, लाइफस्टाइल से, प्लस इन सभी को दूसरी एग्जामिनेशन के साथ साथ जो हार्ट का एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी। और जो दूसरा दर्शक कह रहे हाँ, थे कि जैसे दूसरा एक उन्होंने बताया कि बैक पे पेन होती है। जी। आजकल एटिपिकल चेस्ट पेन, जैसे इन्होंने तो बताया कि बैक पे जब पेन होती है, सम टाइम कई बारी ज़्यादा ब्लड प्रेशर से वो पेन बैक में डिसेक्शन ऑफ एओर्टा होती है, बट वो बहुत रेयर होती है हार्ट में। यूजुअली जो कॉमन पेन्स हैं वो एक किस्म की मस्कुलर पेन जब बैक की ज़्यादा वो होती हैं, स्पाइन की। पर अगर आप में रिस्क फैक्टर है, ये है, तो कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो कि कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीज़ें भी रूल आउट हो जाएं। अदरवाइज ऑल्सो आफ्टर 40 वी से दैट कार्डिक एग्जामिनेशन इज मस्ट। तो अगर वो हुआ है तो आई थिंक अगर ये ट्रेंड हो जाए कि पब्लिक इतनी अवेयर हो जाए कि हमने कार्डिक एग्जामिनेशन एक बार करवाना है और रिस्क फैक्टर अपने कंट्रोल करने हैं, जैसा कि मैंने डायबिटीज़ का बताया, या कोई किसी को हाइपरटेंशन है, वो भी कई बारी ओनली हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट रहते हैं, कार्डिक के लिए वैल्यूएट ही नहीं होते 15-15, 20-20 साल। तो उस वक्त तक उनका हार्ट या तो हाइपरट्रॉफिड कर जाता है, या फेलियर में चला जाता है, या एक्सीलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। तो किस तरीके से कंप्रीहेंसिव कार्डियोलॉजिस्ट का इंटरवेंशन से, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो रिस्क फैक्टर रिडक्शन हो, चाहे किसी को ईसीजी में चेंजेस हैं, इस्कीमिया है, तो हाई रिस्क में है तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से हो, बट वो डेफिनेटली बेनिफिट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, और जो आजकल युवा हैं या फिर कईयों का प्रोफेशन डिमांड करता है कि वो पूरा फिट रहें, ज़ीरो फिगर रहें, और जिम में जाने की आदत उनमें बहुत है, और कार्डियोवास्कुलर जो एक एक्सरसाइज है जिसमें आपने कहा कि सडन डेथ भी होती है, तो उन लोगों को किस प्रकार से अपना ध्यान रखना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी अलार्मिंग बेल्स हैं जहां पर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? मेरा ये है कि जैसे कि जिम में, ठीक है, जिम में जाते हैं, बट इसमें ओवर एग्जर्शन नहीं करनी चाहिए जी। और जिम में कभी भी ओवर एग्जर्शन, ये क्लोज एनवायरनमेंट होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है जी। आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करके ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। तो जो डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा, तो वो मिसमैच से कार्डिक इस्कीमिया कार्डिक पेशेंट में प्रेसिपिटेट हो सकता है जी। तो उसको रादर की कार्डिक पेशेंट को तो खुली हवा में सैर करनी चाहिए। और मैं इवन यंगस्टर को भी कहूँगा कि फर्स्ट जो है उनकी प्रेफरेंस ग्राउंड्स, गार्डन, उसमें जो होनी चाहिए। क्लोज एनवायरनमेंट में ये करने से कोई इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है हार्ट को। मैं हार्ट के लिए कोई ज़्यादा जिम को एडवाइज नहीं करता। हाँ जी। किसी ने बॉडी बिल्ड करनी है, बिल्डर बनना है या मसल दिखाने हैं, वो हो सकता है, बट कार्डियक के लिए जिम कहीं भी एडवाइजेबल नहीं है। कुछ कंट्री में हो सकता है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बंदे अंदर रहते हैं, वो एक कार्डियो, कई कहते हैं कार्डियो एक्सरसाइज हैं, ये कार्डियो हैं, बट सिर्फ यही रहता है कि आप अब एक तो ओवर एग्जर्शन ना करें, एक आप इतनी ब्लड ऑक्सीजन डिमांड ना बढ़ा लें कि वो ऑक्सीजन वहाँ हो ही ना। जी। और जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि बदलता मौसम है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें मौसम के बदलने से जो सैर करते हैं, मौसम में जो मॉर्निंग के टाइम वॉक करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में करते हैं, उन्हें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि अब विंटर बढ़ती जाएगी, मॉर्निंग में फॉग प्लस टेम्परेचर बहुत कम होगा, उन्हें कभी भी अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलना चाहिए। जब सन निकल जाए, टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल बढ़ जाए, तब उन्हें कपड़े डाल के सैर करनी चाहिए। जी। और कपड़े भी उनको लेयर्स में डालने चाहिए।
जैसे बुजुर्ग हैं उनको ज़रूरी 5-6 बजे तो आई थिंक बनता ही नहीं, बट जैसे आपका सूरज है वो वाली जगह है वहाँ पे सैर करें तो उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। और अदरवाइज ठंड में सैर करने से उनकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एक दोबारा रीअपीयर हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, एंजाइना की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इन्फेक्शंस की चांसेस हो जाएंगे। जी। और स्पेशली जो विंटर में इन्फेक्शन होती हैं, जैसे कि चाहे वो लंग इन्फेक्शन हो या कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो, वो जैसे ही कार्डिक पेशेंट को होती हैं वो इस्कीमिया प्रेसिपिटेट कर देती हैं। हाँ जी। साथ में इन्फेक्शन तो है, उसके साथ में ही ब्लड की, जैसे कि बताया कि जब भी इन्फेक्शन होती है कोई, तो ब्लड की जो हाइपरकोगुलेट स्टेट हो जाती है, ब्लड थिक हो जाता है, हाँ जी। तो क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो इनमें फिर हार्ट अटैक भी, एंजाइना भी, वो भी बढ़ जाते हैं। तो मतलब टेम्परेचर का और सैर का इसे बड़े ध्यान से रखना चाहिए कि कभी भी जब टेम्परेचर लो है तो उसमें सैर करने नहीं निकलना चाहिए। जी। और जो हृदय रोगी हैं उनके लिए किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, और जो हृदय रोग से दूर हैं अभी, वो किस प्रकार का खान पान रखें ताकि वो हृदय रोग से दूर ही रह सकें? जो हृदय रोगी हैं उन्हें तो बहुत प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जी। जैसा कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेस ऑफ ये अपना फैट, और प्रोटीन लेने चाहिए। हाँ जी। प्रोटीन्स आर गुड। बेसिकली प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो ये प्रोटीन है जो कि बड़े बेनिफिशियल होते हैं। और सेकेंडली क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। और जो फूड है इसको स्लोली, धीरे धीरे विंटर में अच्छी तरह चबा के सैलड्स उसके साथ खाना चाहिए। और सेकेंडली अर्ली डिनर करना चाहिए, डिनर डिलेड नहीं करना चाहिए। रात को उस डिनर करने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद सोना चाहिए, इमीडिएटली सोना नहीं चाहिए, अदरवाइज ऑल्सो इनको रात को प्रॉब्लम हो जाती है। जी। और गुड स्लीप लेके, जैसा कि मॉर्निंग में आराम से सैर करें, और बाकी अपने ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेक कराते रहें, शुगर, डायबिटीज़ का, अपनी वेट का, और भी बाकी प्रिकॉशंस। सोशल होना बड़ा ज़रूरी है। जो अकेले रहते हैं लोनलीनेस में, उनमें भी हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। तो आपका गुड फ्रेंड सर्कल, गुड म्यूज़िक, आपकी बुक पढ़ने की आदत, या फिर एक कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारे डेवलप करने चाहिए कार्डिक पेशेंट को। और अदरवाइज ऑल्सो फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो, आजकल जैसे मोबाइल में लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे टीवी देखते रहते हैं बैठ के लोग, एक काउच पोटैटो की संज्ञा भी दी जाती है, उससे भी क्या दिल की बीमारी में बढ़ोतरी होती है? जैसे कि चाहे मोबाइल कंटिन्यूस देखते रहो, चाहे टीवी देखते रहो, अगर आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई, आपने जो दूसरा काम की जब चलना था उस वक्त बैठे रह गए, तो डेफिनेटली प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग ऑल्सो लीड्स ऑन टू द हार्ट अटैक एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। हार्ट, लंग्स में थ्रोम्बस बन जाते हैं, हार्ट में भी थ्रोम्बस। तो कभी भी कंटिन्यूस ऐसे नहीं टीवी देखते रहना चाहिए बैठे बैठे पूरा दिन। यू शुड हैव कोई प्रोग्राम देखना अच्छा, उसको देखो, बाहर जाओ फिर देखो। तो ऐसे टीवी में बड़े अच्छे प्रोग्राम आते हैं, तो उन प्रोग्राम को देखो, प्लस उसमें दूसरी चीज़ें देखो। बट कंटिन्यूस मेरे हिसाब से कि 8 घंटे इकट्ठा टीवी देखते रहना जब वो, तो उसको इंटरप्टेड वे से देखना चाहिए, ताकि बीच में आपने टीवी देखा, बाद में कुछ सैर करी, फिर छुट्टी वाले दिन जैसे होता ही है तकरीबन, अगर बाहर मौसम नहीं तो फिर टीवी देख लिया। तो इस तरीके से रखना चाहिए, मतलब बीच में चलते रहना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, आप चलते चलते क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि दिल को किस तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है, कौन सी दिनचर्या अपनाई जा सकती है, खान पान में क्या विशेष सावधानियां रखी जा सकती हैं? मैं चलते यही एक मैसेज दूंगा कि ये पोस्ट कोविड एरा में कि आप एक हार्ट का, अपने का और दूसरों के हार्ट का भी ख्याल रखें, और इसको सारे अपने में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में आगे इतना फैलाएं कि पोस्ट कोविड में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखें, नींद पूरी लें, हाइड्रेशन अच्छी लें, ठंड से बच के रहें। जो कि कार्डिक पेशेंट हैं वो अपनी मेडिसिन टाइमली, एग्जामिनेशन टाइमली उसको लें, स्ट्रेस फ्री रहें, योगा मेडिटेशन करें, और आगे ये इसको इतना फैलाएं कि जैसे जो हाई रिस्क में है एस्पिरिन लें,
डॉक्टर से सलाह करके जिनके रिस्क फैक्टर हैं वो भी लें प्रिस्क्राइब फॉर्म में, ऐसे नहीं। तो अगर ये सारी स्प्रेड कर जाती है और ओवर एग्जर्शन ना करें, कि ऐसा भी कोई है कि कोई ओवर एग्जर्शन करते करते ही अगर किसी को हार्ट ऑक्सीजन डिमांड इतनी बढ़ जाए कि वो अवेलेबल ही ना हो तो हार्ट अटैक होगा ही होगा। तो आपका जो हर जगह पे बेसिकली हार्ट अटैक का कोई भी ये है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है। ऑक्सीजन ग्लूकोज, अगर ऑक्सीजन ग्लूकोज प्लस सारे टाइमली मिल रहे हैं उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आपके मसल्स और हार्ट को, जैसा कि कहीं भी हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन ना हो, ग्लूकोज ना हो तो बंदा वीक फील कर जाता है जी। शुगर, ऐसे आपका एक पता होना चाहिए आपको कि इतना नॉलेज प्लस कि इसको कभी भी मिसमैच नहीं होने देना। और इसी से अगर सारा लाइफस्टाइल अच्छा रखें और बाकी चीज़ें अच्छी रखें तो एक हार्ट को अच्छा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और हार्ट प्रोटेक्शन से लॉन्जिविटी एंड मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी, लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी और मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी अपने सराउंडिंग में कम हो जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा हेल्दी नेशन के लिए और लाइफ स्पैन के लिए हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी है। जी, तो डॉक्टर यशपाल शर्मा, आज आप स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आए और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में और जो पहले से दिल के मरीज़ हैं उनको भी हिदायतें दी। आशा करते हैं हमारे दर्शक इन सब का ध्यान रखेंगे